देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, सेमीकोलन। सेमीकोलन का मार्क क्या होता है, ये ध्यान दीजिए। एक फुल स्टॉप और नीचे कॉमा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसको सेमीकोलन कहते हैं। सेमीकोलन जो है वो कंपाउंड सेंटेंस के क्लास को अलग करने के लिए केवल प्रयोग होता है। सेमीकोलन हर जगह नहीं होता। जैसे जब कंजक्शन कोई आ रहा होगा, जैसे आप किताब में देखिए सभी लोग, सेमीकोलन का एग्जाम्पल किताब में देखिए, यहाँ है ना, कंपाउंड सेंटेंस के क्लासेस को पृथक करने हेतु जब उनके अंदर कॉमा का इस्तेमाल हुआ हो तो आगे फिर उसमें क्या लगता है, सेमीकोलन। यानी पहले कॉमास लगे हो तो बाद में हमें सेमीकोलन से कंपाउंड सेंटेंस को अलग करना होता है। जैसे यहाँ देखो लिखा है ना, आवर टीचर वाज ए सिंपल मॉडेस्ट अनएम्यूजिंग पर्सन, फिर आया सेमीकोलन। यहाँ सिंपल के बाद कामा आया, मॉडेस्ट के बाद कामा आया, अनअम्यूजिंग पर्सन के बाद सेमीकोलन का प्रयोग हुआ। यानी दो कामा पहले लगा दिए गए हैं, फिर उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस का क्लास बनाने के लिए क्या लगा, सेमीकोलन का प्रयोग किया गया, ठीक ना। ये हुआ आपका सेमीकोलन। दूसरे नंबर पर ऐसे वाक्यों को विभाजित करने के लिए जिनमें विचारधारा समान हो, जहां फुल स्टॉप लगाकर उन्हें एक दूसरे से अलग करना न्याय संगत ना हो, तो वहां सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे रीडिंग मेक्स अ फूल मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। ये लाइन देखो, रीडिंग मेक्स ये ना, रीडिंग मेक्स ए फूल मैन, फूल यानी पूर्ण, ठीक, और कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन, ठीक है। देखो यहां जो है ऊपर वाली लाइन में कॉमा आएगा नहीं, रीडिंग मेक्स ए फूल मैन सेमीकोलन, ये देखो, क्योंकि एक बात यहां हो गई, यहां फुल स्टॉप न लगाकर, क्योंकि इसी से रिलेटेड ये भी बात हो रही है, इसलिए एक सेमीकोलन तो यहां इसके बाद हो गया, और इसके बाद जो है फिर एक सेमीकोलन आना है। क्यों, क्योंकि ये भी बात कंटिन्यू है, यानी यहां भी बात पूरी नहीं हुई, ये भी कंटिन्यू है, तो फिर हम सेमीकोलन लगा करके तब यहां लिखेंगे राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन। अब यहां फुल स्टॉप हुआ, यानी ये सेंटेंस शुरू हुआ यहां से, और ये सेंटेंस, हालांकि एक लाइन ये पूरी हो गई है, क्या, रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, यानी लिखने से आदमी पूर्ण बनता है, और कॉन्फ्रेंस यानी वार्तालाप, यानी आपस में बात विमर्श करने से आदमी क्या बनता है, रेडी बनता है, रेडी यानी तैयार बनता है, तैयार होता है, रेडी रहता है। और राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन, और लिखने से आदमी क्या होता है, एग्जैक्ट बन जाता है, एग्जैक्ट माने ठीक ठीक, पूरा बन जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपकी लाइन है, और इस लाइन में सेमीकोलन क्यों लगाया गया, इस लाइन में सेमीकोलन क्यों आया, ये ध्यान देना है। तो यहां जो है ये वाक्य पूरा होना चाहिए, लेकिन ये पूरा नहीं हो रहा है, यानी इसके इसी वाक्य से रिलेटेड ये लाइन है, इसीलिए यहाँ पूर्ण विराम नहीं बल्कि सेमीकोलन का प्रयोग किया गया। ये भी कॉन्फ्रेंस रेडीमेड अपने आप में एक बात तो कही गई, लेकिन ये बात पूरी नहीं है, इसलिए ये जो है यहाँ भी सेमीकोलन का प्रयोग किया गया। और राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन, यानी ये वाक्य पूरा हो गया, इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया। ये आपका एग्जाम्पल हुआ किसका, सेमीकोलन। इसके अलावा इसके पहले एक एग्जाम्पल बताया मैंने कि जब जो है कॉमा से अलग करके पहले भी
बातें लिखी गई हो और बाद में कोई कंपाउंड सेंटेंस का कोऑर्डिनेट क्लास जोड़ना हो तो वहां कामा नहीं बल्कि सेमीकोलन का प्रयोग होता है। यही दो जगह है विशेष रूप से। चलिए और आगे भी कोई बात आएगी तो देखा जाएगा। सेमीकोलन, ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है कि 2-3 कामा है, उसके बाद कंजक्शन जो है कोऑर्डिनेटिंग लगाना हो तो सेमीकोलन लगा दो, या जैसे ये लाइन है ये इसमें जो है ये बात पूरी हुई लेकिन यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अगली वाली लाइन भी इसी से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ सेमीकोलन लग गया। फिर ये भी पूरा अपने आप में एक वाक्य अर्थ देने वाला है लेकिन ये रिलेटेड, इसी से रिलेटेड अगली बात होने वाली है, इसलिए यहाँ भी सेमीकोलन लगा और यहाँ अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि अब ये पूरी बात कंप्लीट हो गई और इनका रिलेशन एक दूसरे से हो गया कि पढ़ने से आदमी पूर्ण आदमी होता है और बोलचाल भाषा से वो रेडी होता है, तैयार होता है, और राइटिंग से वो पूर्ण हो जाता है, एग्जैक्ट ठीक हो जाता है, अब उसमें कमी नहीं रह जाती। पहले रीड करो, फिर उसको बोलो और फिर उसको राइट करो। इन तीनों को करने से आप बिल्कुल परफेक्ट बन जाते हैं, ठीक है। ऐसा इस लाइन में कहा गया और इस सेमीकोलन का प्रयोग हुआ इसमें। मिटा दो इसको। आइए नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क कहां लगता है? तो एक्सक्लेमेशन मार्क जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के वाक्य में लगता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लगाते समय सावधानी बरतनी है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यदि कोई इंटरजेक्शन का शब्द आ जाए तो इंटरजेक्शन शब्द के तुरंत बाद क्या लगना चाहिए? एक्सक्लेमेशन मार्क लगना चाहिए। और यदि व्हाट ए या हाउ वाले सेंटेंस बनते हैं तो उसके वाक्य के अंत में लगता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का वाक्य का प्रारंभ में से होता है और इनके वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। ये दो जगह हो गया। और एक्सक्लेमेशन मार्क कहां लगता है? स्पेशली जो इंटरजेक्शन के वर्ड होते हैं उन्हीं के साथ लगता है। जैसे शट अप, शट अप कहते हैं, व्हाट ए साइट इट इज, इस टाइप के सेंटेंस बनते हैं ना, तो यही सब है। ये दो चीजें आप ध्यान रखिए कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा कहां? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के इंटरजेक्शन शब्दों के साथ या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के वाक्य के अंत में और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के वाक्य के अंत में। चलिए ये भी क्लियर हो गया आपका एक्सक्लेमेशन, ये दो क्लियर हो गए। तीसरा है हाइफन। हाइफन को हिंदी में कहते हैं योजक चिन्ह, यानी दो शब्दों को जोड़ने वाला, ठीक है। जैसे कंपाउंड वर्ड्स आपस में जब आते हैं, जैसे अभी ऊपर आया है सेमीकोलन, देखो यहाँ पर सेमी, इसके बीच में क्या लगा है? ये हाइफन। ये अपने आप में, यानी अब सेमी अलग वर्ड है और कॉलन अलग है, इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में जो वर्ड जो मार्क लगाया गया उसी को कहते हैं सेमीकोलन, ठीक है। जैसे एंटी हिंदी मेंटालिटी, पोस्ट विक्टोरियन पोएट्री, जैसे मदर इन लॉ लिखते हो, मदर इन लॉ माने मदर इन लॉ, अरे मदर इन लॉ यानी सास, सासू माँ, ठीक है। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, और जितने उसमें रिश्ते होते हैं ला लगा दो, हो जाएगा, ठीक है। ससुराल में जो ला में जो माँ है, ससुराल में जो पिता है या जो भाई है, बहन है, उन सबको ला जोड़ दो, हो जाएगा मदर इन लॉ, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसको, इन शब्दों को देखो, इन शब्दों को जोड़ने के लिए बीच में क्या लगा है? यही है हाइफन, योजक चिन्ह। क्या है ये? योजक चिन्ह, जो शब्दों को आपस में जोड़ रहा है, ठीक है। इसी तरह है जैसे 1 by 1, आउट ऑफ डेट, कोऑपरेट, री इलेक्ट, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्लास जैसे कहते हैं, एंटी इंडियन, ठीक है। इंडियन और एंटी इंडियन, इंडियन यानी भारतीय और एंटी इंडियन यानी जो भारतीयों के विरुद्ध, उसी को एंटी इंडियन कहते हैं, ठीक है। 21 से लेकर 29 तक के शब्दों को भी ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। 21, 22, ठीक है। इसमें क्या लगाया जाता है? लिखते समय किसी शब्द को यदि लाइन के अंत तक पूरा न लिखा जा सके, ठीक है, तो उसको भी लिखना होता है, बताया था मैंने। जैसे आप यहाँ से लिखना शुरू किए, लिखते लिखते यहाँ आए, जैसे यहाँ लिखना है BEAUTI,
ब्यूटीफुल FUL लिखना है, नहीं लिख सकते आगे, तब वहां एक हाइफन लगा के यहाँ लिख दो FUL। अब ये हो गया आपका ब्यूटीफुल। योजक चिन्ह क्या है ये, यानी इनको आपस में जोड़ता है, इसलिए योजक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। यही है आपका हाइफन। बताइए क्लियर हो गया क्या? ठीक है। हिंदी में जैसे आप लिखते हैं माता पिता भाई बहन, तो बीच में क्या लगता है, छोटा छोटा सा जो डैश का मार्क लगता है वही हाइफन है। देखो यहाँ अगला डैश ही है। डैश और हाइफन में थोड़ा सा अंतर है, हाइफन छोटा सा और डैश बड़ा सा होता है। ठीक है। डैश जो है, डैश का प्रयोग निम्नलिखित दशाओं में होता है, जैसे इसमें दिया है, क्या दिया है, राइटिंग को अधिक विविध अथवा ड्रामेटिक, सजीव या नाटकीय बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे द सी रश टू द शोर, पीपल रैन disgustedly, animals hauled, it was a scene। ठीक है। या किसी कथन के लेखन में बाद में आया विचार जो होता है, एंड आफ्टर थॉट, आलोचना, कमेंट, अतिरिक्त सूचना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जब लिखते हैं तो वहां पर डैश का निशान लगा देते हैं। डैश यानी इसे कोई आप हेडिंग वगैरह देते हैं तो उसके सामने एक लाइन खींचते हैं, वो लाइन क्या होती है, वो डैश। ठीक है। या कोई कथन है, उसको यदि आप कह रहे हैं, उस पर कोई कमेंट आपको डालना है तो उसके आगे क्या लिखते हैं, डैश का निशान। जैसे कभी कभी देखते होगे, किताब उताब पढ़ते हो तो कोई बीच में बात आ जाती है, एक तो डैश इधर और एक तो डैश इधर लगा देते हैं, और बीच में कोई बात लिख दी जाती है, लिख जाती है। ये जो बात लिखी जाती है वो किसी में बीच में कहने वाला आगे पीछे रहता है, और ये बीच में बात कही गई लिखी गई होती है। ठीक है। तो उसको अलग करने के लिए क्या करते हैं, डैश। या किसी चीज की परिभाषा देनी है, जैसे बीच में कोई एक शब्द आ गया, उसके बारे में लिखना है कि ये क्या है, तो उसके आगे एक डैश लगा करके तब लिख करके फिर आगे डैश लगा करके तब आगे की बात लिखी जाती है। तो बीच में वो जो डैश से अलग किया जाता है वो क्या होता है, उसका एक डिस्क्रिप्शन है या उसकी एक डेफिनेशन है, जिसको लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डैश का प्रयोग करते हैं। ठीक है। हाँ वहां भी लिखते हैं, वो तो मान लो एक वो हो गया कि हेडिंग डालते हैं अर्थ, उसके बाद वहां डैश लगा करके हम कोई चीज लिख देते हैं। कभी कभी किताब में लाइन आती है, वहां डैश लगा होता है, यानी आप पढ़ रहे होते हैं, कोई एक शब्द आया और उस शब्द की व्याख्या करनी है उसी शब्द की, तो वहां एक डैश लगा करके उसके बारे में लिखने के बाद फिर आगे डैश लगाकर तब बात फिर आगे वाली होगी, उसके बारे में वहां बीच में लिख देते हैं। ऐसा किताब में आता है, पढ़ाते समय मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है। अब ध्यान में रखो, केवल अभी इन सब बातों पर जो है डिस्कशन इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि अभी आप इसके बारे में नहीं जानते थे। अब आप जानते हैं तो आपको ये हर पहलू पढ़ते समय, किताब पढ़ते समय भी इन सारे पहलू को ध्यान में रखना पड़ेगा ना। चलिए नेक्स्ट चले, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस भी बहुत जो है पॉपुलर नहीं है, फिर भी जानना जरूरी है। अभी कॉलन रह गया। अच्छा कॉलन तो आप समझ लेंगे। कॉलन जो है ये क्या है, कॉलन देखिए, अच्छा कॉलन को ही देख लो। कॉलन जो होता है इसको ध्यान देना ये है कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाले सेंटेंस बनाते हैं, जहां इन्वर्टेड कामा लगाते हैं, इन्वर्टेड कामा और कॉमा को हटा दो तो बीच में क्या लगता है, कॉलन, उसी का अल्टरनेट है। जैसे जब हम उसमें पढ़ते हैं तो लिखते हैं राम सैड कॉमा इन्वर्टेड कामा में आई एम ए टीचर। ये क्या है, तो ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए कामा, और रिपोर्टेड स्पीच में कही गई जो बात लिखी जाती है उसको इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। इतनी बात तो क्लियर है ना। इसी को यदि कॉलम से लिखना हो, जैसे ये लिखा राम, और यहीं पर अब सैड नहीं लिखेंगे, अब दो ठो बिंदी लगा देंगे, राम सैड आई एम ए टीचर। ये देखो सेम यही बात हो गई, यानी यहां अंडरस्टूड हो गया कौन, सैड, यानी राम कॉलन आई एम ए टीचर। किताब पढ़ते समय देखा जब कोई आदमी कह रहा होता है, जब दो लोगों की वार्तालाप होती है तो लिखा रहता है ना, जो पहले कहता है उस आदमी का नाम लिख करके दो बिंदी, फिर उसके बाद उसके द्वारा कही गई बात।
फिर अगले वाला जो कह रहा है उसको लिख करके 2 बिंदी, वही कॉलन का मार्क, फिर उसके बाद उसके द्वारा कही गई बात। तो ये क्या है, ये सेम वही बात है कि इसके द्वारा कही गई, ये कहने वाला और ये कही गई बात, ये कहने वाला ये कही गई बात। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के रूप में देखते हैं, और यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ जो है ये भी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच माना गया, लेकिन क्या है इसमें, ये कॉलन लगा करके इसको अलग किया गया और यहाँ कॉमा लगा के अलग किया गया, यही अंतर है। तो कॉमा का प्रयोग, सॉरी कॉलन का प्रयोग समझ में आ गया। जैसे किसी की कोटेशन लिखते हो, कोटेशन में भी ये लगता है ना, ये कोटेशन मार्क भी है, इन्वर्टेड कॉमा को कोटेशन मार्क भी कहते हैं। तो कोटेशन मार्क न लगा करके किसी के द्वारा दी गई परिभाषा को यदि हम ऐसे लिख दें, क्या कॉलन लगाकर, तो भी बात सेम होती है। कॉलन और इन्वर्टेड कॉमा एक दूसरे के लिए हैं, ठीक है। यूज्ड आफ्टर ए टर्म डिस्क्राइबिंग ए ग्रुप और क्लॉज आर ए लिंकिंग फ्रेज, ठीक है, फ्रेज को जोड़ने के लिए भी होता है। यूज बिफोर ए क्लॉज आर फ्रेजेस दैट इलस्ट्रेट और एक्सप्लेन्स द मेन क्लॉज। द गार्डन हैड बीन नेग्लेक्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट वाज ग्रोन एंड फुल ऑफ वीड्स। और भी यूजेस हैं, ये इतना आप जानिए, इतना आपके काम का पर्याप्त है, ठीक है। अब पैरेंथेसिस क्या है, तो पैरेंथेसिस यानी बीच में जो ब्रैकेट बनाकर कोई चीज लिख दी जाती है। किताब में ही सारे यूजेज आते हैं, आप जब पढ़ते हैं तो बुक पढ़ते समय आप देखते होंगे कि उसमें बीच में ब्रैकेट बना के कोई चीज लिख दी गई, वो क्या है, वो भी एक तरह की डिस्क्रिप्शन है। जैसे डैश लगा कर के ऊपर बताया कि बात को समझाते समय कोई बात समझानी है तो उसके आगे डैश लगा करके उस बात को लिख लेते हैं, या तो कोष्टक बना करके भी उसे उसी में लिख सकते हैं, वो आपका बन जाएगा क्या, पैरेंथेसिस में आ जाएगा, ठीक है। पैरेंथेसिस बनाने के लिए हमें जो है 2 कोष्टक का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। जो कैपिटल लेटर्स के यूज हैं वो इंपॉर्टेंट है, कहाँ लगाने हैं, तो सबसे पहला रूल देखो दिया है, वाक्य के प्रारंभ में। रूल नंबर 1 क्या है, वाक्य के प्रारंभ में, किसी भी वाक्य का प्रारंभ कर रहे हैं तो उसका पहला अक्षर क्या लिखना है, कैपिटल से। जैसे देखो यहाँ लिखा है ना, हरी गोज टू स्कूल, ये देखो हरी में एच कैपिटल इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ आपको लिखना ही कैपिटल है। कोई भी वाक्य लिखना शुरू करिए, गलतियां अपनी अपनी सुधारो। क्या कि कोई भी वाक्य आप लिखना शुरू करते हैं तो उसमें जो ये पहला अक्षर आएगा वो हमेशा कैपिटल से लिखना है, चाहे कोई भी शब्द यहाँ आएगा। यू लिखते हैं, यू आर गोइंग, आई एम गोइंग, ही इज गोइंग, सी इज कमिंग, तो उसमें क्या होगा, सबका पहला अक्षर। ही में यस कैपिटल, सी में यस कैपिटल। दे लिखते हैं, दे आर प्लेइंग, तो दे में क्या होगा, पहला अक्षर, पहला शब्द जो है दे है, दे का पहला अक्षर टी, यानी टी हमेशा कैपिटल से होगा। यदि हम लिख रहे हैं दे आर प्लेइंग, तो दे में टी कैपिटल से होगा। जो गलतियां करते हो वहां यहाँ इंप्रूव करो। समझ में आ रही नहीं आ रही है, यानी किसी भी वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल से। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरा रूल नंबर 2 है, 2 क्या है कि डायरेक्ट स्पीच का प्रथम शब्द लिखने में कैपिटल से होना चाहिए। किसका, डायरेक्ट स्पीच का। जैसे मोहन सेड, अभी ऊपर आया ना, अभी हमने लिखा था, तो इसमें डायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच भी लिख लो। यानी रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कामा में होता है, जैसे हम लिखेंगे राम सेड ही विल कम हियर, ये देखो ये ही एच कैपिटल, रिपोर्टेड स्पीच का ही पहला अक्षर कैपिटल, और ये तो पूरा रिपोर्ट, ये जो पूरा है डायरेक्ट स्पीच, इसका तो पहला अक्षर कैपिटल होगा ही, क्योंकि ये वाक्य का पहला अक्षर हुआ। यहाँ ये कैपिटल से क्यों होगा, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच यानी ये अलग एक बात कही गई बात है, तो ये भी अपने आप में एक अलग सेंटेंस है। लेकिन जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं दैट लगाकर, याद करो, जब हम दैट लगा के इसको जोड़ते हैं तब ये कैपिटल नहीं रहेगा, ये भी ध्यान देना है, तब वो स्मॉल हो जाएगा।
क्योंकि अब वो एक सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, जबकि जब यहाँ दैट से जोड़ते हैं तो दोनों एक हो जाते हैं, इसलिए तुरंत ये इस्तेमाल हो जाता है। बात समझ आ रही ना? चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर नाउन का और प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला अक्षर। प्रॉपर नाउन बताइए। प्रॉपर नाउन तीसरा रूल कहता है कि प्रॉपर नाउन जितने हैं और प्रॉपर एडजेक्टिव जितने हैं, प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव ये होते क्या है बताइए। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी जो नाम होते हैं, किसी के नाम है, वो सब आपस में जितने नाम हैं, वो जितने नाम आएंगे, वो व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, जैसे गांव के नाम हो गए, शहर के नाम हो गए, या किसी जानवर का नाम आदमी का नाम, ठीक है, कोई भी नाम यदि आ रहा है, देश का नाम, जहाज का नाम, ट्रेन का नाम, बस का नाम पड़ता है ना, स्टेशन का नाम, जो भी नाम आ रहे हैं, समाचार पत्रों का नाम, ये सब नाम जितने हैं उन्हीं को कहते हैं क्या? प्रॉपर नाउन। और उसी से बनता है प्रॉपर एडजेक्टिव। ये जब भी आएंगे तो इनका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होगा, चाहे जहां रहेंगे। ऐसा नहीं कि वाक्य के बीच में आ गए तो नहीं लिखेंगे। आई कॉल्ड हरी, जैसे यही लिखना है, आई कॉल्ड हरी। अब देखो यहाँ आई कैपिटल से हुआ, ये तो मायने की है क्योंकि पहला अक्षर है। कॉल्ड में सी स्मॉल होगा क्योंकि ये बाद में आया, बाकी सब स्मॉल होने चाहिए, लेकिन हरी में एच कैपिटल हुआ। क्यों? क्योंकि यही प्रॉपर नाउन है। तेल ही आ गया ना, जितने भी नाम आएंगे, जो भी नाम आएंगे, विषय का नाम, विषयों का नाम आता है ना, यदि वो भी आ गए तो जो भी नाम आएंगे वो चाहे वाक्य में जहां रहेंगे उनका पहला अक्षर कैपिटल से लिखना है, ध्यान देना है, ठीक है। इसी तरह जो है प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव कई शब्दों का हो तो प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल से लिखा जाता है। आप देखो यही नहीं, जैसे ये है प्रॉपर नाउन में मैं लिखूं अपना नाम मनोज कुमार मिश्रा। अब जैसे आप अपना नाम लिखते हैं, अब इसमें कितने शब्द आए? 1 2 3। अब ऐसा नहीं कि ये वाला पहला अक्षर कैपिटल से लिख दिए बाकी सब स्मॉल हो जाएगा। जितने शब्द आएंगे उन सब शब्दों का पहला अक्षर कैपिटल से। मनोज में एम कैपिटल, कुमार में के कैपिटल, मिश्रा में एम कैपिटल, हिमांशु पाल लिखते हैं तो एच कैपिटल और पी कैपिटल, स्नेहा वर्मा लिखते हैं तो एस कैपिटल और वी कैपिटल। यानी जो भी लिखते हैं आप, जितना टाइटल आपका जो नाम है उसमें जितने शब्द आएंगे उन सब शब्दों का पहला अक्षर कैपिटल से। और यही बात आप ध्यान देंगे किसमें, जैसे आप किसी लेसन का नाम लिखते हैं, लेसन और राइटर का नाम लिखने के लिए आता है ना, यदि कहीं लेसन का नाम लिख रहे हैं तो ये बात ध्यान देंगे कि उसमें जितने शब्द आए होंगे सारे शब्दों का पहला अक्षर कैपिटल से। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, तो फुटप्रिंट्स में एफ कैपिटल, विदाउट में डब्ल्यू कैपिटल और प्रिंट्स में पी कैपिटल से ही होना चाहिए। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ऐसे ही जितने भी प्रॉपर नाउन में जितने शब्द होंगे सारे शब्दों का पहला अक्षर कैपिटल से होगा। लिखते थे? नहीं, पता नहीं था, जैसे लिख दिया नाम तो है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। चलिए, ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया नाउन, यदि किसी वाक्य में कोई ईश्वर के लिए शब्द आ गया हो तो उस शब्द का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल से लिखना चाहिए। और दो अक्षर ऐसे हैं ओ और आई, ओ और आई, ये बीच में भी आ जाए तो ये हमेशा कैपिटल से होते हैं। ओ और आई, जैसे ये आई जो है, आई क्या है? ये राजा है किसका? लेटर्स का, अक्षरों का राजा कहा जाता है किसको? इसलिए ये कभी इस्तेमाल नहीं होता। किसमें? नहीं, ये वाला आई थोड़ी है, ये जब अकेले रहता है तब राजा होता है कि यहाँ तो प्रजा हो गया। अकेले जहां भी रहेगा, अकेले की बात हो रही है, अकेले ओ या आई यदि कहीं आए तो वो हमेशा कैपिटल से लिखे जाएंगे, बीच में नहीं लिखे जाएगा। ये तो इसके बीच का हो गया, इससे हमारा मतलब नहीं है, अकेले जहां भी आएगा।
यानी बीच में कभी कभी आई बीच में आ जाता है तो आप स्मॉल से काम चला लेते हैं। जैसे इसको लिखना हो इट इज आई हु एम टीचिंग यू, तो आप आई ऐसे लिख देते हैं, जबकि ये आई क्या है भाई, ये बीच में जरूर आ रहा है लेकिन ये क्या है, ये हमेशा कैपिटल से होगा, ये बीच में भी आएगा तो भी कैपिटल से होगा। और ओ जैसे आप लिखते हैं 7 इट इज 7 o'clock, क्या इट इज 7 o'clock लिखते हैं। ओ अकेले आया, यहां ओ हमेशा कैपिटल से रहेगा। ओ और आई दो अक्षर याद रखो, ये चाहे जहां अकेले मिलेंगे वाक्य के बीच में भी है तो कैपिटल से लिखना है, ठीक है। आई और इंटरजेक्शन ओ लिखने में जो है, जैसे ओ माय गॉड कहते हो, ओ माय गॉड, तो ओ अकेले आता है, वो हमेशा कैपिटल से इंटरजेक्शन का शब्द कहलाता है, ठीक है। दिनों महीनों मेलों त्योहारों के नाम का पहला अक्षर किसका किसका, दिन का नाम, महीने का नाम, अब तो कुल उसी में आ गया प्रॉपर नाउन में, दिन का नाम महीने का नाम जो आया वो सब प्रॉपर नाउन है, अलग से लिखा है रूल। मेले का नाम, त्योहार का नाम, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल से होगा, ठीक है। पुस्तकों, कविताओं, समाचार पत्रों, लेखों, अध्यायों, कहानियों, निबंधों तथा शीर्षकों का नाम, शीर्षक भी लिखते हैं, जैसे अभी आएगा आर्टिकल लिखना है, फला शीर्षक दिया गया। अब समझो शीर्षक लिखते समय यदि आपने पंक्चुएशन का ध्यान दिया एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप पढ़े हैं, नहीं तो आपने खूब बढ़िया लिखा, आपने पंक्चुएशन का ध्यान नहीं दिया तो झलक न जाएगा कि आपने बस काम निकाल लिया, तो नंबर आपको काम निकालने वाला ही नहीं दिया जाएगा कि पूरा नंबर मिलेगा। पूरा नंबर लेने के लिए छोटी पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम पहली लाइन लिखते हैं, पहली लाइन लिखते ही पढ़ते ही मैं आपका मूल्यांकन कर लेता हूं कि आप कितने दूर तक हैं, ये सारी चीजें बताता है ये। इसीलिए एक एक पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर बटोरने के लिए, नंबर बटोरने के लिए हर एक चीज को ध्यान देना पड़ेगा, यदि कोई मिसिंग हुई तो आप मिस करेंगे, और ये सब पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है जिनको बता रहा हूं, ये सब हमेशा, ये जिनका ध्यान नहीं दिया तो नेगेटिव मार्किंग हो गई आपके। ऐसा नहीं है कि नंबर काट के दिखाएंगे कि इतना नंबर आपका इसमें काट दिए, लेकिन दिमाग में क्या हो गया, उसका नेगेटिव इंप्रेशन हो गया, इस बच्चे को इसके बारे में जानकारी कम है, इसको इस तरह की मार्क दिए जा सकते हैं। और यदि आपने सही लिखा था तो ये एक दिमाग में ये पॉजिटिविटी हो गई कि नहीं इस बच्चे को ये जानकारी है, इसका मतलब इसको मार्क अच्छे देने चाहिए, इसको अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए। ये है पॉजिटिव इंपैक्ट एंड नेगेटिव इंपैक्ट। सड़कों, बाजारों तथा जहाजों के नाम में पहला अक्षर, फिर वही बात, नाम में तो मैंने सबको गिना दिया, इसलिए ये सब आ गए किसमें, प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन नाम कोई भी हो वो सब, द्वीपों का नाम, महाद्वीपों का नाम, सागर का नाम, समाचार पत्र, जहाज वगैरह, या जितना भी अभी तूफान आते हैं तूफानों के नाम, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम, है नहीं, माउंट एवरेस्ट की चोटी तो नाम ही तो है, तो ऐसे जितने भी ये सब है, जैसे रेगिस्तानों के नाम है कि नहीं, द्वीप, महाद्वीप, रेगिस्तान सब पढ़े हो नहीं, ये सब जितने भी नाम आएंगे सब के पहले, सब में जितने शब्द होंगे सारे शब्दों का पहला अक्षर कैपिटल से होगा। भाषाओं के नाम लिखने में पहला अक्षर, भाषा के नाम पर जैसे इंग्लिश में ई कैपिटल, हिंदी में एच कैपिटल और संस्कृत में यस कैपिटल। पोएट्री की प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 में 3 नंबर लेना है पोएम लिख के, पोएम वही लिखोगे, 3 ही नंबर का क्वेश्चन है, पोएम आपने लिख दिया और इस बात का ध्यान नहीं दिया क्या
कि पोयम की प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर कैपिटल से लिखना है। तो कैसे 3 नंबर लोगे? लिख तो दिए हम, तो सर जी पोयम लिखे थे, हमको 3 नंबर क्यों नहीं मिला? अरे भाई पोयम तो लिखे थे, लेकिन लिखने का तरीका कैसा था, पंक्चुएशन आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया? तो कैसे आपको फुल मार्क मिलेगा? 1 नंबर 2 नंबर दिया जाएगा, 1 नंबर के लायक होगा 1 नंबर मिलेगा। लेकिन जिस बच्चे ने पंक्चुएशन का ध्यान दिया, उसके पहले अक्षर को कैपिटल से लिखा, उसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा भी आते हैं, उनका भी ध्यान दिया, और सारी चीजों को स्पष्ट लिखा, हो सकता है उसमें कोई नाम भी आया हो, उसका अक्षर भी कैपिटल से लिखा, हर एक चीज को पॉइंट देख कर लिखा, एकदम स्पष्ट चमकती हुई पोयम नजर आएगी।